हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें अभी आप देख रहे हैं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंडअप। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से आज की सारी रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से महत्वपूर्ण न्यूज़ मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। साथ ही साथ आपको मिलेगा आज की सारी न्यूज़ का सबसे इंपॉर्टेंट हाई पावर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही कम समय में आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से अप टू डेट होने की हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले कुछ ही मिनटों में। सबसे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करिए और जितने लोग हम इस चैनल पर इकट्ठे होते जाएंगे उतना ज़्यादा क्वालिटी डिस्कशन हमारे बीच में होता जाएगा। लोग एक एक टॉपिक उठाते जाएंगे, मैं उस पर वीडियोस बनाता जाऊंगा। करंट अफेयर्स और उससे एसोसिएटेड स्टैटिक की प्रिपरेशन अगर आपने कर ली दोस्तों, तो आपका यूपीएससी प्री क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए चलते हैं आज के पहले एमसीक्यू पर, जो कि आप देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रेलवेज क्लीनलीनेस सर्वे रिपोर्ट 2019, द क्लीनेस्ट स्टेशन वॉज ए जोधपुर, बी जयपुर, सी दुर्गापुर, डी इंदौर। ठीक है, द ऑल इंडिया पावर लूम बोर्ड वॉज रिसेंटली ए मेड अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बी स्क्रैप्ड, सी गिवन कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ 17,000 करोड़ और डी मेड पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत योजना। ठीक है, रिसेंटली द सेल ऑफ जंक फूड्स हैज़ बीन बैंड नियर ए पुलिस स्टेशन, बी हॉस्पिटल्स, सी टेम्पल्स और डी स्कूल्स। ठीक है, और आज का चौथा एंड फाइनल क्वेश्चन, द केवीआईसी, द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, हैज सेट अप इट्स फर्स्ट ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर इन ए छत्तीसगढ़, बी मेघालय, सी जम्मू एंड कश्मीर और डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए अब आज की न्यूज़ पे आ जाते हैं। इंडियन रेलवेज टू ऑब्जर्व क्लीनलीनेस वीक। इंडियन रेलवेज क्लीनलीनेस वीक ऑब्जर्व कर रहा है 10 अगस्त 2020 से लेकर 15 अगस्त 2020 तक। आप में से जिन लोगों की थोड़ी उम्र है उन्हें याद होगा, बहुत पहले रेलवे जो ट्रेन और रेलवे स्टेशन गंदगी का उदाहरण हुआ करते थे। हम अपना कमरा गंदा रखते थे तो मम्मी कहती थी कि ऐसा रेलवे स्टेशन जैसा कमरा बना के रखा हुआ है। ठीक है, और हम मतलब आप जहाँ रेलवे स्टेशन में जाएँ तो बदबू आने लगी इस टाइप का अब रहता था, अनहाइजीनिक रहती थी भारत की रेलवे स्टेशन। ठीक है, विदेशी फिल्मों में भी भारत को वैसे ही दिखाया जाता था कि प्लेटफॉर्म पे गाय बैठी हुई है, कुत्ते दौड़ रहे हैं वगैरह। पर फिर उसके बाद इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे डेवलप किया जाने लगा कि क्लीन करने के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को इसका ठेका दिया जाने लगा। ये मेरे ख्याल से मैं आपको बताऊं आज से करीब 20 साल पहले या 18 साल पहले, अराउंड 2002 के आसपास ये चीज़ें चालू हुई थी। ठीक है, फिर आपको रेलवे स्टेशन में टॉयलेट जाने के लिए 1 रुपया वो आपसे चार्ज करने लगे वगैरह। तो इस तरह से उसको क्लीनिनेस की तरफ लाने लगे। अब देखिए भारत सरकार इसको क्लीनिनेस सर्वे कराती है और रेलवे जो है वो क्लीनिनेस वीक मना रही है 10 अगस्त से 15 अगस्त 2020 के बीच में। ठीक है, तो इस वीक में रेलवे क्या करेगा, स्पेशल क्लीनिनेस ड्राइव लॉन्च करेगा, जो कि स्टेशन ऑफिसेज, ट्रैक्स, वर्क साइट्स, कॉलोनी वगैरह पे क्लीनिनेस पे ध्यान दिया जाएगा। वो वेस्ट कलेक्शन फ्रॉम द ट्रैक्स पर भी ध्यान देंगे। इन्होंने सेवरल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं हाइजीन और क्लीनिनेस को इंश्योर करने के लिए। इसमें से क्या क्या इनिशिएटिव है देखिए। पहला इनिशिएटिव है बायो टॉयलेट। बायो टॉयलेट उन्होंने कोचेज़ में इंस्टॉल कर दिया है। पहले पानी वानी वगैरह का सिस्टम रहता था, अब ऐसा सिस्टम नहीं है। जो कि पहले आपका जो ट्रेन का जो कोमोड या टॉयलेट सीट होता था वो पूरा रेलवे ट्रैक्स पर नीचे ओपन रहता था। ठीक है, तो जो भी सारी बात है, जो भी लोग टॉयलेट वगैरह करेंगे वो ट्रैक पर गिरते जाएगा, तो उससे पूरी गंदगी फैलाते हुए ट्रेनें यहाँ से वहाँ घूमती रहती थी। तो अब वैसा नहीं, स्वच्छ भारत अभियान के तहत रेलवे मिनिस्ट्री ने हैज़ प्लान टू रिप्लेस ऑल द टॉयलेट्स इन द ब्रॉड गेज कोचिंग फ्लीट बाई 2019। ब्रॉड गेज और मीटर गेज ट्रेनें क्या होती हैं, एक फटाक से आप 30 सेकंड का गूगल करके पढ़ लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी घूमते फिरते किसी एग्जाम में कोई आपसे पूछ ले सकता है। चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। फिर उन्होंने कोच मित्र भी लॉन्च किया है। तो कोच मित्र क्या होता है, 1,000 ट्रेन पर हाउसकीपिंग सर्विस लॉन्च किया। उसमें कोच मित्र रहेगा, जिसको कि आप कह सकते हैं कि भाई साफ़ कर दो वगैरह, वो साफ़ कर देगा। वो डस्टबिन ऐड किया गया है और हेल्थ फॉसेट ऐड किए गए हैं हर कोच में। सेपरेट टॉयलेट फॉर मेल एंड फीमेल पैसेंजर्स रेलवे स्टेशन वगैरह किए गए हैं। फिर पे एंड यूज़ टॉयलेट किए गए हैं रेलवे स्टेशन में, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है। पखवाड़ा यानी 15 दिन का जो पीरियड होता है, फोर्टनाइट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। फिर इंडियन रेलवे ने मशीनरी और मैकेनाइज क्लीनिंग डिप्लॉय किया है 520 रेलवे स्टेशन में। आपने कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, एक गाड़ी जैसे डिवाइस पे बैठ के उसको साफ़ किया जाता है प्लेटफॉर्म को। ठीक है, फिर 1050 जोड़ा ट्रेनों में ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस प्रोवाइड की गई। ऑन बोर्ड आप किसी को बुला के बोल सकते हैं कि भाई साफ़ कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, जनरली नहीं तो देखेंगे वो भीख मांगने वाले बच्चे होते हैं, वो झाड़ू करते करते कचरा मारते हुए फिर आपसे 2 रुपये 1 रुपये ऐसे मांगते रहते हैं, है ना। वो कहते हैं कि अपना कचरा भी साथ लेके चलते हैं, वही कचरा लेके झाड़ू मार देते हैं, फिर अगले बोगी में जाके डाल देते हैं, फिर झाड़ू मार लेते हैं। तो वो सिस्टम हटे, है ना, इसको साफ़ सफाई के लिए बाकायदा वाली व्यवस्था हो, तो वो रेलवे ने की है। स्टेशन का जो क्लीनिनेस सर्वे हुआ था, जिसका मैंने आपसे सवाल पूछा था, देखिए 2019 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर से ज़रूर आ सकता है और जिसको नहीं पता है वो बता नहीं पाएगा। इसमें जोधपुर, जयपुर और दुर्गापुर, ये जो ऑप्शन ए, बी और सी थे, उनको करस्पॉन्डिंग रैंक 1, 2, 3 मिला है। ठीक है, अब आप याद रखिए, आपको यूपीएससी में क्वेश्चन टफ दिया जा सकता है कि इनका क्या रैंक था। ऐसे 5-7 शहर दे देगा और बोलेगा कि इनको रैंक के हिसाब से आप
करिए अरेंज। वो 1 2 3 4 ऑप्शन दे देगा कि ऐसे ऐसे अरेंज किया है, फिर ABCD बताएगा कौन कौन सा सही है। तो बहुत टफ क्वेश्चन बना सकता है। अब याद रखिए, जोधपुर पहला था, जयपुर दूसरा था और दुर्गापुर तीसरा था। जोधपुर जयपुर राजस्थान में, ऐसे याद रखिए, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। अगला देखिए, गवर्नमेंट ने पावरलूम बोर्ड और हैंडलूम बोर्ड को स्क्रैप कर दिया है। पावरलूम और हैंडलूम वो कपड़ा बनाने वाली मशीनें होती हैं, जुलाहा जो कपड़ा बनाते हैं, जो आप ड्राइंग में यहाँ देख सकते हैं, जो फोटो है उसमें देख सकते हैं। इसको बोर्ड्स को स्क्रैप कर दिया है और सारी 8 टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन जो हैं वो अब अफिलिएट मिनिस्ट्री की अफिलिएटेड बॉडीज़ नहीं रहेंगी। क्या होगा, टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन जो है वो अब अप्रूव बॉडीज़ हैं टू कंडक्ट टेस्ट्स, रिसर्चेज एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर। क्या हो रहा है कि बोर्ड वगैरह बना के, बोर्ड में अफसर बैठते थे, वो सोचते थे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कैसे भला हो नहीं हो। वो IAS ऑफिसर, किसी और सर्विस के अफसर होते थे, उनको वहाँ पे प्लम पोस्टिंग जैसे तैसे जोड़ तोड़ जुगाड़ लगा के बैठ जाते थे वहाँ पे, और अपनी चाय की चुस्कियाँ बिस्किट खाते रहते थे, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कुछ हो नहीं रहा था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अपैरल इंडस्ट्री, ठीक है, ये ऐसे सेक्टर हैं जो कि भारत के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर हैं। ठीक है, ये 2-3 साल से इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में आते रहती है ये बात कि इस सेक्टर में सबसे कम पढ़े लिखे लोग काम कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसमें सबसे ज़्यादा औरतों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और नंबर 3, इसमें एम्प्लॉयमेंट का और एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखिए, करोड़ करोड़ लोगों को जब रोज़गार मिलेगा, और ख़ासकर महिलाओं को जब रोज़गार मिलेगा, जब महिला को रोज़गार मिलता है तो पूरे परिवार की उन्नति होती है। बच्चे पढ़ते हैं, उनका हेल्थ केयर स्टैंडर्ड बढ़िया होता है, वो अच्छे से अच्छा घर में वो पैसे बचा के सामान खरीदती हैं, जिससे कि मार्केट में भी इंसेंटिव बढ़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है ना। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ करें। तो क्या किया है सरकार ने कि चलो बोर्ड हटा दिया है, और टेक्सटाइल एसोसिएशन जो है, ठीक है, तो उन लोगों की खुद की एसोसिएशन है, टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, वो सारे फैसले करेंगी, कोई बोर्ड वगैरह नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, मशीन से चलने वाला जो हैंडलूम है उसी को पावरलूम कहते हैं। टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन क्या है, भारत में 8 टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशंस हैं, उनके नाम आप देख लीजिए, अगर याद कर सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, फिर भारत में टेक्सटाइल सेक्टर जो है GDP का 2.3% है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का 7% है। ठीक है, ये करेंटली 4.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है टेक्सटाइल सेक्टर। ये ह्यूज एम्प्लॉयमेंट टू बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आफ्टर एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करने वाला टेक्सटाइल सेक्टर ही है। तो ये भी आप याद रखिए कि दूसरा सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स एग्रीकल्चर के बाद टेक्सटाइल सेक्टर है। इंडिया जूट प्रोडक्शन में फर्स्ट है और दुनिया के ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट का 63% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। भारत की अधिकतर जूट मिल्स जो हैं वो हुगली रिवर जो है उसके बैंक्स पर एसोसिएटेड है, सिचुएटेड है। हुगली यानी बंगाल में गंगा नदी को हुगली नदी कहते हैं। इंडिया, और वही नदी बांग्लादेश में जाके पद्मा नदी कहलाने लगती है। इतना आप सबको याद मालूम होना चाहिए। इंडिया को टफ कंपटीशन किन देशों से मिल रहा है इसमें, ब्राज़ील, बांग्लादेश, फिलीपींस, थाईलैंड और इजिप्ट। खासकर बांग्लादेश और फिलीपींस जो है अपैरल और टेक्सटाइल, इन दोनों सेक्टर में एकदम जम के उछाल मार रहे हैं, जो कि भारत का होना चाहिए हिसाब से। और इनके जो मेन मार्केट हैं वो है रशिया, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। इन सारे देशों से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम बाकायदा इनके साथ संधि कर सकते हैं कि किसी और इलेक्ट्रॉनिक्स IT वगैरह के सेक्टर में हम आपको कंसेशन दे देंगे, आप हमें इस सेक्टर में कंसेशन दीजिए। हम तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि वहीं पे कॉटन की खेती भी होती है। चलिए, फिर FSSAI, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि स्कूल के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड नहीं बेचना है। ठीक है, जंक फूड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फूड रेफर टू एज HFSS, हाई इन फैट, सॉल्ट एंड शुगर। याद रखिए, ये MCQ में पूछ लेगा HFSS क्या होता है, हाई इन फैट, सॉल्ट एंड शुगर। ठीक है, तो भारत दुनिया का डायबिटीज़ कैपिटल है, अगर आपको पता नहीं है तो पता होना चाहिए। बहुत तेज़ गति से डायबिटीज़ यहाँ पर बढ़ रहा है। ओबेसिटी हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। कितनी बड़ी आयरनी और विडंबना की बात है, देखिए कि गरीबी और मेल न्यूट्रिशन भी हमारे देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है, और ओबेसिटी और डायबिटीज़ भी हमारे लिए प्रॉब्लम बनती जा रही हैं। ठीक है, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है कि इनका इलाज करने के लिए हमारे देश में वो पैसा अल्टीमेटली बोझ टैक्स पेयर के ऊपर आएगा। सरकारी अस्पतालों में लोग इलाज के लिए जाएंगे डायबिटीज़ वगैरह के लिए, या उनका हार्ट, किडनी, लिवर वगैरह में प्रॉब्लम होगा। तो उससे अच्छा है कि हम खान पान पर ही ध्यान दें। तो उसने FSSAI ने ऐसा नियम बना दिया है कि स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में अब आप जंक फूड नहीं बेच सकते हैं, बच्चे कम से कम इससे बचें, है ना। तो फूड कंपनी जो है वो फ्री फूड या नहीं बांट सकते या एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते स्कूल के 50 मीटर के दायरे में, क्योंकि देखिए क्या होता है, स्कूल वो जगह है जहाँ स्कूल से घर जाता हुआ बच्चा या स्कूल की ओर घर से जाता हुआ बच्चा, उसके साथ पेरेंट नहीं होते हैं। आप उसको कुछ भी बहका के कुछ भी आप उस समय खिला सकते हैं, जो भी 10-20 रुपये उसको मिलेंगे वो वहाँ पे खर्च करके खा ले सकता है ना। तो उसको इस चीज़ से रोकना है।
फिर बहुत सारे और भी कैंपेन हैं कि स्कूल कैंपस में ईट राइट स्कूल होना चाहिए, कि कैंपस में भी आपको जो है ये सब ना मिले इस तरह का जंक फूड वगैरह, ठीक है। इंडिया में देखिए सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ ओबीस चिल्ड्रन है अमॉन्ग 195 कंट्रीज। आप समझ सकते हैं फैट के भी ऊपर ओबीस होता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया सबसे ज़्यादा मेलनरिश्ड बच्चे भी आपको भारत में ही मिलेंगे, कुपोषित बच्चे यहाँ पर भी है। फिर वेस्टर्न डाइट की वजह से क्या है कि गट बैक्टीरिया अफेक्ट होता है, और मेटाबॉलिक डिजीज़ में मेनली डायबिटीज़ की बात हो रही है, वो सब का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, भले उसका असर काफ़ी सालों बाद दिखे। तो ये 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जंक फूड वगैरह को आप रेगुलेट करिए जो स्कूल कैंटीन में बिक रहा है, ठीक है। तो ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको मेंशन किए वो सब आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, याद रखिए। अगली पॉइंट पे चलते हैं कि ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने अरुणाचल प्रदेश में अपना ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें मशीनरी, हैंडलूम वगैरह चलाने का, सिल्क वगैरह का कैसे आप यूज़ करेंगे बेसिकली उसकी ट्रेनिंग भी देंगे। साथ ही साथ ट्रेनिंग होते जो ट्रेनिंग देंगे तो कुछ चीज़ें बनेंगी वहाँ पे, उसमें ट्रेनिंग होगी तो उसका जो प्रोडक्शन भी चालू हो जाएगा वहाँ पे सिल्क का, ठीक है। तो वो सब फिर बेचा जाएगा। फिर देखिए स्टेट में अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें सेरीकल्चर का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम के कीड़े को जो मलबरी लीफ खिलाते हैं फिर वो रेशम उससे निकलता है, उसको सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। इसमें मलबरी, ओक, तसार, एरी और मूंगा, क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ लेगा एमसीक्यू में, याद रखिए 4 तरह के सिल्क जो वहाँ पर उगते हैं, जो वहाँ पर मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ओक तसार जो है वो सबसे ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड्स में मिलता है, एरी और मुगा जो है वो पहाड़ों की तराई में मिलता है, और मलबरी जो है वो मिडिल एल्टीट्यूड में मिलता है, ठीक है। तो सिल्क प्रोडक्शन भारत में जो है मलबरी 74.51% इंडिया में मलबरी ही होता है। एरी जो है 16.5% होता है, तसार 8.5% होता है, और मुगा बहुत कम 0.55% होता है, ठीक है। इंडिया सिल्क मेनली यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है, यानी देखिए वहाँ अच्छे दाम भी मिलते होंगे। विदेशी लोग जब हमारा सिल्क खरीद रहे हैं अच्छे दाम में खरीदते होंगे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा है। ये 80 लाख लोगों को 2014-15 में इससे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। सिल्क समग्र ये ऐसी स्कीम है सेंट्रल सिल्क बोर्ड ऑफ इंडिया की, जो कि 2017 से 20 के बीच में सरकार ने 2161 करोड़ रुपए स्कीम के लिए दिए, देश में सेरीकल्चर का विकास करने के लिए। इस स्कीम में क्या होता है, एक सीड ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट किया जाता है, फिर उनका आपस में कोऑर्डिनेशन करके मार्केट डेवलप किया जाए सिल्क का, इस पर प्रयास किया जाता है। जाहिर बात है जो चीज़ें आप खुद भी गेस कर सकते हैं, रिसर्च होता है, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, आईटी इनिशिएटिव, ठीक है। फिर क्वालिटी सर्टिफिकेशन सिस्टम, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और एक्सपोर्ट ब्रांड प्रमोशन, ये आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं। सिल्क समग्र को आप याद रखिए। सेंट्रल सिल्क बोर्ड का ऑफिस, अगर आप कभी बैंगलोर में या बॉम्बे में आप रहते हैं तो आपने वहाँ देखा होगा, मैंने बैंगलोर में देखा है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड का ऑफिस है, बहुत बड़ा ऑफिस होता है इनका। ये इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। ये 1948 में इस्टेब्लिश कर दिया गया था, यानी देश आज़ाद होते ही हमने ये बात आइडेंटिफाई कर ली थी कि सिल्क के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे देश का। इनका क्या काम होगा, सिल्क इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह प्रमोट करना है, भारत सरकार को इससे रिलेटेड, सिल्क इंडस्ट्री से रिलेटेड मामलों में एडवाइस देते हैं और रिपोर्ट्स निकालते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कोझीकोड में जो फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ है और उससे टेबल टॉप एयरपोर्ट का जो डिस्कशन चालू हुआ है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट थी वंदे भारत। वंदे भारत मिशन में क्या होता है, तो विदेशों में कोरोना से लोग फंसे हुए हैं भारतीय, उनको हम देश में लेके आते हैं, ठीक है। तो गल्फ़ कंट्रीज से लेके आ रहे थे, तो कोझीकोड जो है, जो कालीकट भी कहते हैं जिसे केरल में, तो वहाँ जैसे ही रनवे ख़त्म हुआ सामने घाटी है, ठीक है। तो वहाँ पर प्लेन गिर गई, प्लेन गिर के 2 टुकड़े हो गई थी, आपने न्यूज़ में देखा होगा। दुबई से कोझीकोड आ रहे थे लोग। ये तो चलिए अच्छा हुआ कि बहुत लोग बच भी गए, 150 लोग हालांकि इसमें उन्होंने अपनी जान खो दी, पर काफ़ी लोग बच भी गए, ठीक है। टेबल टॉप एयरपोर्ट किसको कहते हैं, जो कि किसी हिली सरफेस या किसी प्लेट्यू पे बना। आप सोचिए टेबल है, अगर आपका टेबल ही रनवे हो तो जैसे ही टेबल ख़त्म नीचे खाई। ऐसा मैंगलोर में भी एयरपोर्ट है, कह रहे हैं पटना में भी, रांची में भी, ये सब जगह भी इस तरह के एयरपोर्ट हैं। तो टेबल टॉप एयरपोर्ट की दिक्कत ये है, कई बार होता है कि प्लेन रुकते रुकते टाइम ले लेता है, तो जहाँ तक आपका रनवे ख़त्म हुआ वहाँ तक प्लेन रुक नहीं पाया, तो उसके बाद भी ज़मीन होनी चाहिए। नॉर्मली एयरपोर्ट्स पे आप देखेंगे उसके बाद भी ज़मीन रहती है, पर यहाँ उसके बाद खाई है। अगर रुक नहीं पाया, बरसात हो रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, आप उतनी विजिबिलिटी भी नहीं है, आप रुक नहीं पाए तो जाके गिर जाएंगे। जो पायलट थे वो इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड पायलट थे, अवार्ड विनिंग व्यक्ति थे, ऐसा नहीं किसी नौसिखिया आदमी ने गलत लैंड कर दिया और एक्सीडेंट हो गया। प्लस इसमें सेफ्टी एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपने पढ़ा होगा अखबार में, 10 साल से वो इस बात को रेज कर रहे हैं। 10 साल पहले ही बोल दिया गया था कि ये जो एयरपोर्ट है ये बहुत खतरनाक है। इंडिया में टेबल टॉप एयरपोर्ट्स कहाँ कहाँ पर है, देखिए शिमला में है, कुल्लू में है, मिजोरम में लेंगपुई में है, सिक्किम में पैक्योंग में है, और कोझीकोड और कन्नूर केरला में है, कर्नाटका में बेंगलुरु में है। बेंगलुरु एयरपोर्ट मैं खुद उतरा हुआ हूँ, मैंने देखा है कि जैसे ही रनवे खत्म वैसे ही आगे खाई,
ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के बाहर कह रहे हैं, नेपाल में काठमांडू में है, भूटान में पारो में है। कुल मिला के पहाड़ी जगहों पर ऐसा जो समतल ज़मीन की कमी के कारण इस तरह के एयरपोर्ट बन रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करना चाहिए देखिए, नेविगेशन परफॉर्मेंस अप्रोच रहना चाहिए। इसका पता नहीं क्या मतलब है। रेसा रनवे एंड सेफ्टी एरिया शुड बी मेड मैंडेटरी। कुल मिला के जो बोला कि रनवे के बाद भी थोड़ी ज़मीन होनी चाहिए, कि थोड़ा ओवरशूट कर गए अगर तो फिर भी प्लेन ज़मीन पे रहेगा, है ना, उसके नीचे खाई नहीं होनी चाहिए। ये कुल मिला के बात वही है। बाकी आप जितनी भी बातें आप कर ले कि रनवे जो है उसमें इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम होना चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी कर लेंगे आप, जब तक रनवे ख़त्म होने के बाद ज़मीन नहीं होगी तब तक बात सुधरेगी नहीं। अगली देखते हैं बांग्लादेश ने वॉर मेमोरियल बना रहे हैं। बांग्लादेश 1971 में जो भारतीय सैनिक मरे थे बांग्लादेश की आज़ादी में, उनकी जो जंग आज़ादी थी, उसके लिए वो एक वॉर मेमोरियल बना रहे हैं। ठीक है, तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट, बहुत बड़ी बात है देखिए, ढाका के आउटस्कर्ट्स में बना रहे हैं। इसके पहले बांग्लादेश ने इंडियन सोल्जर्स को मृत्यु पर्यंत फेलिसिटेट किया था और इंदिरा गांधी को ऑनर किया गया था उनके लिबरेशन वॉर में जो रोल था। 1971 वॉर के बारे में जिनको नहीं पता है, हालांकि सबको पता होना चाहिए, जिन्हें नहीं पता है वो 1971 वॉर का विकिपीडिया पेज आप पढ़ लीजिए, भले सिर्फ पहला वाला पैराग्राफ ही पढ़ लीजिए। भारत के आधुनिक इतिहास का बहुत ही स्वर्णिम अध्याय है ये। ठीक है, इसमें उसको ऑपरेशन सर्च लाइट जो है वो पाकिस्तान आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था, तब उन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट किया था। सर्च लाइट मतलब टॉर्च मारेंगे और जो बांग्लादेशी, जो बंगाली उस समय के बांग्लादेश को अलग देश बनाना चाहते हैं उनका कत्ल कर देंगे। लाखों लोगों को मार दिया था उन्होंने, प्रोफेसर स्टूडेंट बंगालियों को, उनको बहुत जम के उन्होंने कत्लेआम मचाया था पाकिस्तानी आर्मी ने, जो कि वर्ल्ड फेमस, विश्व प्रसिद्ध नरसंहार, वर्ल्ड फेमस जेनोसाइड्स, ऐसी किताब मैंने पढ़ी थी काफ़ी साल पहले। उसमें ढाका का जो नरसंहार था ढाका यूनिवर्सिटी में, वो दुनिया के टॉप 10 नरसंहारों में आता है ऑफ ऑल टाइम्स। ठीक है, इसी से आप समझ सकते हैं। तो इसमें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आएगा कि कौन सा देश स्मारक बना रहा है, बांग्लादेश बना रहा है। ठीक है, 1971 वॉर के बारे में ये ऑपरेशन सर्च लाइट नाम आपसे पूछा जा सकता है। बांग्लादेश में जो गुरिल्ला फोर्स थी जिसको कि भारत ने ट्रेनिंग दी थी, वो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए देश के अंदर से काम कर रहे थे, उसका नाम था मुक्ति वाहिनी। जिनको हिंदी की समझ है वो समझ ही रहे नाम से, मुक्ति की वाहिनी उन्होंने बनाई थी। बांग्लादेश के पहले जो राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान उनका नाम था, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसका नाम था आवामी लीग। ठीक है, अभी उनकी बेटी ही शेख हसीना जो है वो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं फ़िलहाल। ठीक है, देखिए यहाँ दिया भी हुआ है न्यूज़ में आवामी लीग के बारे में। फिर इंडिया जो है उसने ऑपरेशन पाकिस्तान ने लॉन्च किया था ऑपरेशन चंगेज़ खान। मतलब पाकिस्तान को अंदेशा था कि इंडिया बांग्लादेश में घुसेगा, पाकिस्तान ने सोचा पहले हम ही अटैक कर देते हैं अपनी साइड से। उन्होंने ऑपरेशन चंगेज़ खान किया, भारत के 11 एयरफील्ड्स पे हमला किया। लेकिन भारत को पहले ही खबर लग गई थी या इस तरह की कोई बात है, तो हमारे एयरफील्ड में प्लेन थे ही नहीं, हमारे प्लेन्स को डैमेज नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए इंडियन रेलवे जो है, अब देखिए बांग्लादेश की एक और न्यूज़, वो गुजरात में डाई भेज रहे हैं, कपड़े रंगने का डाई। इसके पहले आंध्र प्रदेश से चिलीज़ भी भेजा था उन्होंने। कुल मिला के बांग्लादेश को अभी चाइना वू कर रहा है, कई बांग्लादेश में प्रोजेक्ट हैं उसमें चाइनीज़ कंपनियों को ठेका मिल रहा है। तो ये तो चाइना की तो स्ट्रैटेजी है इंडिया को घेरने की, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी। और ये जो हमारे देश के आसपास छोटे छोटे देश हैं ना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये म्यांमार, ये खेलते रहते हैं इंडिया चाइना को लेके, इंडिया को धमकाते हैं कि अरे हम चाइना के साइड चले जाएंगे वरना बदले में हमें कंसेशन दे दो। तो वैसा ही हो रहा है इनके साथ। तो बांग्लादेश को फिर सामान भेजा जा रहा है। वेस्टर्न रेलवे जो है इन्होंने पहले वैगन्स ऑफ अनियन भी भेजे थे बांग्लादेश को। ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछ लेगा किस देश को बाई ट्रेन हमने भेजा था, कुछ भी लगे बाई ट्रेन भेजा था तो आप बांग्लादेश मार्क कर देना। ठीक है, पार्सल ट्रेन गुजरात से भेजा गया है, इसमें डेनिम क्लोथ, डाइज और कलर्स भेजे गए हैं। 31, खैर हमने कोई गिफ्ट नहीं कर रहे हैं, 31 लाख का रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है इसके लिए। फिर ये स्पेशल पार्सल ट्रेन हमने भेजी है वहाँ पे। फिर इंडिया बांग्लादेश के बीच में प्रॉब्लम क्या क्या देखिए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी का जो मामला चल रहा है उसमें कह रहे हैं कि हम देश में बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अब आप सोचिए बांग्लादेश का तो इस प्रोसेस में कोई पार्टिसिपेशन है ही नहीं, यहाँ कोई कागज़ नहीं दिखा पाया, उसे आप कहेंगे कि अब आप बांग्लादेशी हो गए। अब बांग्लादेश कहेगा अभी हमारा कागज़ तो वो दिखाए तब तो हम उसे बांग्लादेशी माने, अब उसके पास इंडिया का ही कागज़ नहीं, बांग्लादेश का कागज़ वो कहाँ से लाएगा। तो फिर अब आप उसको वापस बांग्लादेश भेज देंगे, उनके हवाले कर देंगे, तो कहेंगे नहीं किसको किसको अपने देश से उठा के हमारे यहाँ सुपुर्द कर देना है। वैसे ही दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला देश है बांग्लादेश। रशिया में जितने लोग रहते हैं बांग्लादेश में भी लगभग उतने ही लोग रहते हैं। अब आप रशिया का साइज़ मैप में देख लीजिए और बांग्लादेश का साइज़ देख लीजिए, वहाँ और आदमी आप भेजेंगे तो कहाँ से होगा। रोहिंग्याज़ का मामला है, म्यांमार से बंगाली ओरिजिन के लोग हैं रोहिंग्या, उनको म्यांमारीज आर्मी उनके अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी ने किया था, वही रोहिंग्या लोगों के साथ
राखीने प्रोविंस जो है वहाँ का, म्यांमार का, वहाँ पे म्यांमार की आर्मी कर रही है। वो बेचारे भाग के बांग्लादेश आ रहे हैं। बांग्लादेश के पास वैसे ही इतने सारे लोग हैं, पर बांग्लादेश को याद है कि उनके साथ क्या हुआ था, तो वो उन्हें शरण दे रहे हैं। वहाँ भी जगह तो ज़्यादा है नहीं, उसमें से कई लोग इंडिया आ गए हैं। इंडिया गवर्नमेंट कहती है हम उन्हें वापस बांग्लादेश भेज देंगे। म्यांमार क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि म्यांमार तो उन्हें निकाल रहा है, और म्यांमार के साथ हम अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि म्यांमार नहीं तो चाइना को, जो कि चाइना को एक्सेस दे देगा अपना, वगैरह वगैरह। इस बात से फिर बांग्लादेश नाराज़ है कि हर आदमी उठा के हमारे ही सिर पे डाल दो तुम लोग। फिर तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोनों के बीच में। तो बायलैटरल ट्रेड पर भी बांग्लादेश के साथ इंडिया का क्या है देखिए, 9 बिलियन यूएस डॉलर्स का था 2017-18 में। ठीक है, बांग्लादेशी एक्सपोर्ट जो 91% बढ़ गए, 2018-19 में 1.25 बिलियन यूएस डॉलर हो गए। तो बांग्लादेश कुल मिला के बहुत हमें सामान एक्सपोर्ट कर रहा है। आइए देखते हैं, ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। माथेरान, महाराष्ट्र में बॉम्बे के पास जगह है माथेरान, वहाँ पर जाते हैं। ये महाराष्ट्र में है कि गुजरात में, मैं श्योर नहीं, आप एक बार चेक कर लेना। बॉम्बे के पास में है, लेकिन माथेरान में 77 नई रेयर स्पीशीज़ मिली हैं बटरफ्लाई की। ये आपसे पूछा जाएगा कहाँ मिली है, आपको बताना है कि माथेरान में मिली है। बायोडाइवर्सिटी डेटा जर्नल में ये बात आई है। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए कुछ नहीं, अलग अलग तरह की तितलियाँ पाई गई हैं। कई तितलियों की स्पीशीज़ नई हैं, और कई ऐसी हैं कि जो हम जानते थे कि होती हैं, पर देखी गई हैं काफ़ी सालों बाद। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। पैंडेमिक के दौरान इंडिया और पाकिस्तान इंडस वाटर टॉक्स करने की बात कर रहे हैं, उन लोगों का झगड़ा चल रहा है। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी जो ट्रीटी है 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई है। ठीक है, इंडस रिवर से इंडिया और पाकिस्तान दोनों को बहुत पानी जाता है। पाकिस्तान का 80% पानी इंडस रिवर सिस्टम से ही जाता है। ठीक है, इसलिए दोनों देशों ने क्या अग्रीमेंट किया है कि अगर कुछ भी कंस्ट्रक्शन होगा, मान लीजिए यहाँ डैम बन जाएगा, हम यहाँ कैनाल बना के पानी निकाल लेंगे, तो जो भी इस तरह की चीज़ें हैं हम आपस में डिस्कस करके करेंगे। दोनों देशों के इंडस वाटर कमिश्नर्स होते हैं, उनकी हर 6 महीने में मीटिंग होती है। जो भी होगा हम मिलजुल के करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के जितने युद्ध हुए हैं उस दौरान भी इंडस वाटर ट्रीटी के हर नियम का पालन हुआ है, क्योंकि देखिए इसमें सारी एक्सपेक्टेशन हम ही से है। पाकिस्तान से कोई पानी हमारे तरफ नहीं आ रहा है, तो आ रहा होता तो क्या पता पाकिस्तानियों ने अपना वादा निभाया होता, नहीं निभाया होता। भारत ने हर सूरत में अपना वादा निभाया है कि पाकिस्तान की सरकार के साथ हमारा युद्ध भले ही हो रहा हो, वहाँ के लोगों का पानी छीन के हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि अब जो नई सरकार आई है, थोड़ा पानी को लेकर कुछ कुछ कर रही है। किस मामले को लेकर ये मामला चल रहा है? देखिए, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट जो है वो क्या होता है, अब इसको गूगल में इमेज सर्च कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। बिजली पैदा की जाती है, पर डैम बना के पानी रोक के नहीं। पानी बहते रहता है, उसी के अंदर टरबाइन लगा दिया जाता है, तो पानी घूमते घूमते टरबाइन घुमाते रहता है। तो भाई उसमें तो कोई ज़्यादा पानी किसी के रोकने की बात है नहीं, लेकिन पाकिस्तान को इससे आपत्ति है। तो चेनाब, झेलम और इंडस जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, उनमें इंडिया को ये अधिकार है ट्रीटी के तहत कि हम बना सकते हैं। पाकिस्तान का लेकिन कहना है कि इसका जो करंट डिज़ाइन है, इससे उनके पानी के सप्लाई पे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसके लिए ट्रीटी में प्रोविजंस है कि या तो दोनों लोग मिल के एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल पार्टी को बोल सकते हैं कि भाई आप देख लीजिए और आप अपना फैसला सुना दीजिए, या दोनों मिलकर एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की डिमांड कर सकते हैं वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक इस ट्रीटी का गारंटर है। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ सब एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक इस ट्रीटी का गारंटर है, तो दोनों पार्टी डिमांड कर सकते हैं वर्ल्ड बैंक से कि एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आप नियुक्त कर दीजिए। लेकिन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अगर बैठेगी तो कोर्ट में टाइम लग जाता है, उसकी हियरिंग होती रहेगी। पाकिस्तान कुल मिला के देखिए यही चाहता है। ठीक है, वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया को रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाने का अधिकार है। अल्टीमेटली फैसला इंडिया के हक में ही आना है। पाकिस्तान उसको डिले करना चाह रहा है, इंडिया चाह रहा है कि नहीं भाई किसी न्यूट्रल पार्टी को बिठा के उससे फैसला करवा दिया जाए। ठीक है, अभी इंडिया ने कहा कि वर्चुअल मीटिंग कर लेते हैं हम लोग इस विषय में। पाकिस्तान का कहना है नहीं, फेस टू फेस मीटिंग होगी। कुल मिला के पाकिस्तान जैसे भी हो, इंडिया का ये मामला डिले करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये रन ऑफ द रिवर जो प्रोजेक्ट है, ये कौन सी रिवर में है? चेनाब में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, एक तो आप गूगल करके जम्मू एंड कश्मीर में जो जो हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी लिस्ट आप बना लीजिए, उनसे एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आ सकता है। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड में जो बॉक्स है, जो मैंने एक ही पैराग्राफ हाईलाइट करके अलग से बॉक्स बना दिया है, वो है द रैटल रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ऑन द चेनाब इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस पर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ पे आते हैं। अंडमान और निकोबार एक मैरीटाइम हब होगा, मोदी जी का कहना है। चेन्नई से अंडमान निकोबार के बीच में जो समुद्र के नीचे से ऑप्टिकल फाइबर केबल चला गया है, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, इंटरनेट और टेलीफोन कम्युनिकेशन उस ऑप्टिकल फाइबर केबल से होगा, उसका मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया है।
ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है देखिए, हाईलाइटेड पोर्शंस को पढ़िए। अंडमान और निकोबार जो है वो ओइंग टू इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वो एक मैरीटाइम एंड स्टार्टअप हब के तौर पे डेवलप किया जाएगा। मैरीटाइम यानी समुद्री व्यापार के लिहाज से उसको एक हब बनाया जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा है कि इसको डिजिटली इंडिपेंडेंट 10 अगस्त को किया जाएगा, ठीक है। इसका हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट देखिए क्या है कि ये बहुत हाई इम्पैक्ट है। 12 आइलैंड जो है इनको हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के लिए सिलेक्ट किया गया है, जहाँ पर ट्रेड ऑफ सी बेस्ड ऑर्गेनिक एंड कोकोनट बेस्ड प्रोडक्ट्स ऑफ द रीजन किया जाएगा। वहाँ पे मतलब जो भी प्रोडक्ट होते हैं, कोकोनट वगैरह होता है, उसका बहुत व्यापार किया जाएगा। तो इस एक ट्रांसशिपमेंट हब बनाया जा रहा है अंडमान में। ट्रांसशिपमेंट हब यानी विदेशों से जहाज़ वहाँ आके सामान उतार के चले जाएंगे, वहाँ से फिर सामान उठा के हमारे देश में लाया जाएगा, ठीक है। तो ये फिर ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी। ब्लू इकोनॉमी यानी फिश से रिलेटेड इकोनॉमी होती है, और ये आपको जो बातें मैं बता रहा हूँ एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकती हैं। और मैरीटाइम और स्टार्टअप हब बनाया जा रहा है। फिर वहाँ पर 300 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे अंडमान में। देखिए अंडमान पे भारत सरकार कितना ज़्यादा फोकस कर रही है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, ये सारे पॉइंट्स आपसे बिल्कुल से बिल्कुल एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। अब हम आंसर्स तक आ चुके हैं। देखिए कि पहला आंसर जोधपुर का है, मैंने आपको बताया था। रेलवे के लिए क्लीनलीनेस सर्वे रिपोर्ट जो है, क्लीनलीनेस सर्वे रिपोर्ट 2019 का निकला था। सबसे क्लीन स्टेशन जोधपुर निकला है उसमें, ठीक है। ऑल इंडिया पावरलूम बोर्ड को स्क्रैप कर दिया गया है, कोई कैश नहीं दिया गया है। देखिए ऑप्शंस मैंने ऐसे दिए थे क्योंकि आप समझ सकते हैं, कोई भी सोचेगा कि यार 17,000 करोड़ ऐसा एग्जैक्ट अमाउंट बोला है, तो पावर लूम के बोर्ड को स्क्रैप तो क्या ही किया जाएगा, उनको और पैसा दिया गया होगा। लेकिन इसी गैस में आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप इसको याद रखिए। फिर जंक फूड बैन किया गया है, पुलिस स्टेशन या मंदिरों के आसपास नहीं, स्कूल्स के आसपास बैन किया गया है। और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने अपना पहला ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया है। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी मेरी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा या क्या अच्छा नहीं लगा। थैंक यू, मिलते हैं कल।